Bismillahirrahmanirrahim. I'm Falak Batul and I'll demonstrate biology practical. Students, in today's session, we are going to study skeletal, smooth and cardiac muscles from prepared slides. And also we will prepare a slide of striated muscle of cockroach. So first of all, you must need to know what is a muscle. A tissue consisting of cells which are highly contractile which can contract and relax. Let's move to the board. As I have already mentioned, the title of experiment, study of smooth cardiac and skeletal muscles from prepared slides and preparation of slide of striated muscle of cockroach. Smooth cardiac और skeletal muscle किस तरह के होते हैं, इनकी शेप कैसी है, फंक्शन क्या करते हैं, किस तरह का वॉलंटरी कंट्रोल है, ये देखने के लिए और आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है. चलिए इसे व्यू करते हैं. As far as properties are concerned, स्मूथ कार्डियक और स्केलेटल की हम बात करेंगे. अपीयरेंस, स्मूथ मसल्स की बात की जाए, अपैरेंटली हमें किस तरह के नजर आते हैं. दे आर अनस्ट्राइप्ड हैं या ये अनस्ट्राइटेड हैं, इन पे किसी भी तरह की हमें स्ट्राइशंस, पट्टियां या धारियां नजर नहीं आती. कार्डिक मसल्स की अगर बात की जाए, इर्रेगुलर स्ट्राइप्स हो सकती हैं, हमें इनके ऊपर स्ट्राइशंस नजर आती हैं जो कि बैंड्स की फॉर्म में हुआ करती हैं. इफ आई टॉक अबाउट स्केलेटल मसल, तो इनके ऊपर रेगुलर स्ट्राइप्ड पैटर्न होंगे, डार्क बैंड, लाइट बैंड, फिर से डार्क बैंड, लाइट बैंड एंड सो ऑन. जितना एक मसल फाइबर हमारे पास मौजूद होगा उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं. सेल शेप की बात की जाए, स्मूथ मसल स्पिंडल शेप्ड होते हैं. स्पिंडल शेप किस तरह की होती हैं, जैसे कि हम स्ट्रीम लाइन बॉडीज की बात करते हैं, थिक इन द मिडल एंड टेपर्ड एट द एंड्स. कार्डिक मसल्स, दे आर ब्रांच्ड, इनकी ब्रांचेस हुआ करती हैं. स्केलेटल मसल एलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल, काफी ज्यादा लेंथ में बड़े होंगे और सिलेंड्रिकल होंगे. नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, अगर न्यूक्लियस की बात की जाए, स्मूथ मसल में एक सेल में एक ही न्यूक्लियस मौजूद होगा. अगर कार्डियक की बात करूं, 1 पर सेल, लेकिन अगर इंटरकलेटेड डिस्क मौजूद हों तो इन्हें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंसिडर किया जाता है. ये आगे चलकर जिक्र करेंगे. स्केलेटल मसल्स मेनी पर सेल, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस एक सेल में मौजूद होते हैं. वॉलंटरी कंट्रोल, मतलब ये कि क्या हम इन्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने विल या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक. स्मूथ मसल्स की अगर बात की जाए, इनमें कौन कौन से मसल्स होंगे, जैसे कि हम अपने स्टमक की बात करें तो हम इन मसल्स की मूवमेंट को अपनी विल से कंट्रोल नहीं कर सकते. सो इन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, होल्ड नहीं है. कार्डियक बहुत ही यूनिक टाइप के सेल्स हैं, हार्ट में सिर्फ और सिर्फ मौजूद हैं, इसके अलावा और कहीं पर भी मौजूद नहीं होते. इन पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम इनके रिदम्स को या हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे काबू नहीं रख सकते या उसे कंट्रोल नहीं कर सकते. स्केलेटल मसल वॉलंटरी कंट्रोल, यस जी बिल्कुल, हम इसे अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं. जब हमारी मर्जी हो हम अपने बाजू को रिलैक्स कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये मुकम्मल तौर पे हमारी विल के अकॉर्डिंगली मूव करेंगे. फंक्शंस, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द होलो ऑर्गन्स, जैसे कि स्टमक है. कार्डियक की बात की जाए, पंप्स ब्लड. स्केलेटल मूव्स द स्केलेटन, एक फ्रेम हमारी बोन्स का जो हमें प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है और हमें मोबिलिटी प्रोवाइड करता है. सो ये मसल्स मूव करवा रहे हैं हमारे पूरे स्केलेटन को. स्टूडेंट्स, हमने प्रिपेयर्ड स्लाइड्स के थ्रू स्केलेटल, स्मूथ और कार्डिक मसल्स को स्टडी करना है. इन्हें मजीद क्लियर करने के लिए मैंने इनकी डायग्राम्स ड्रॉ कर दी हैं और उन्हें लेबल भी कर दिया है. और वो कौन सा पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन होगा, वो कौन सी रीजन होगी कि जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज करेंगे तो हम बता सकेंगे
कि यस जी बिल्कुल यही एक स्मूथ मसल है। सो प्लीज हैव अ लुक। स्मूथ मसल्स एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये स्पिंडल शेप है, मिडल से थिक है और अपने एंड्स पे ये टेपर्ड है। क्योंकि ये एक मसल है तो इसके बाहर एक मेम्ब्रेन मौजूद है जिसे हम सार्कोलेमा कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे सेल की मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा कहा जाता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, इसी तरह से मसल की मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहा जाता है। सार्को का वर्ड मसल से निकला है और लेमा मेम्ब्रेन को कहते हैं। सो सार्कोलेमा इज प्रेजेंट। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस मौजूद होगा, सो इसे हम मोनोन्यूक्लिएटेड या यूनिन्यूक्लिएटेड कहेंगे। और इसी तरह से इसका इंटरनल कंटेंट सार्कोप्लाज्म कहलाएगा, जैसे सेल के इंटरनल कंटेंट को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन की बात करूं, जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम वो क्या वजह देंगे कि हम जो चीज देख रहे हैं वो एक स्मूथ मसल है, और ये भी हो सकता है कि हमारे पास वो सिर्फ एक मसल फाइबर मुकम्मल तौर पे ना हो, बल्कि उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो या उसका हमारे पास ट्रांसवर्स सेक्शन हो। तो यहाँ पे बेसिकली हम जो स्लाइड विजुअलाइज करेंगे वहां पर हमें इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन नजर आएगा। आपको प्रीवियस सेशन में भी बता चुकी हूँ सेक्शंस। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसे लेंथ वाइज काटें तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा। अगर मैं कहूँ कि मैं एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेना चाह रही हूँ तो मैं इसे डायगोनली कट करूंगी। और इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि इसका क्रॉस सेक्शन चाहिए तो हम इसे यूं सरफेस से काटेंगे, जैसे कि हम यूजुअली अपने किचन में टमाटोज या कुकम्बर के स्लाइसेस करते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखने पे हमें इसके कुछ सेल नजर आएंगे और उसी की बिना पर हम उसके एक रीजन बता सकते हैं। दे आर स्पिंडल शेप्ड, थिक इन द मिडल एंड टेपर्ड एट एंड। अगर मजीद आप इजाफा करना चाहें, दे आर मोनोन्यूक्लिएटेड एंड सार्कोलेमा इज प्रेजेंट। नेक्स्ट बोर्ड पर देखते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, कार्डिक मसल्स की बात करते हैं। कार्डिक मसल्स स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ हार्ट में मौजूद हैं, बॉडी के और किसी भी पार्ट में मौजूद नहीं है। फंक्शन क्या कर रहे हैं? ब्लड को पंप कर रहे हैं। डायग्राम ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ की है आपकी आसानी के लिए। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, अगर हम ये कहें कि एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है तो हमें सेल्स किस तरह के नजर आएंगे? हार्ट के एक सिंगल सेल को कार्डियोमायोसाइट कहा जाता है। एक सिंगल सेल कार्डियोमायोसाइट कहलाता है। शेप की बात की जाए, ये थिक हैं और इनकी ब्रांचेस हैं, दे आर ब्रांच्ड। इसी तरह से इनके बाहर इनकी सार्कोलेमा भी मौजूद होती है, जो कि हर मसल के ऊपर मौजूद है। न्यूक्लियस की अगर बात की जाए, इसे मोनोन्यूक्लिएटेड भी कंसिडर किया जाता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड पे। क्लियर कर देती हूं, अगर हमारे पास एक मसल फाइबर के अंदर 2 इंटरकलेटेड डिस्क मौजूद हों तो हमें उसके दरम्यान में हमेशा एक ही न्यूक्लियस नजर आएगा। लेकिन अगर मसल फाइबर की लेंथ ज्यादा है, हमें वहां नंबर में ज्यादा इंटरकलेटेड डिस्क नजर आ रही हैं, तो हम इन्हें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंसिडर करते हैं, क्योंकि मसल फाइबर की लेंथ काफी ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं और सिर्फ उसी पोर्शन को कंसिडर कर रहे हैं कि जिसकी मदद से स्लाइड बनाई गई है, तो यही तकरीबन हिस्सा हमारे सामने मौजूद होगा। डार्क बैंड्स और लाइट बैंड। डार्क बैंड मैंने ब्लैक के साथ शो किए हैं और व्हाइट बैंड या लाइट बैंड क्योंकि बनाए नहीं जा सकते, क्लियर नहीं होंगे, इसलिए उन्हें मैंने एज इट इज रहने दिया है। डार्क और लाइट बैंड्स का पूरा पैटर्न मौजूद है। इसी तरह से अब अगर इंटरकलेटेड डिस्क के फंक्शन की बात की जाए, करती क्या है? बेसिकली दीज आर यूनिक जंक्शंस, मेजर पोर्टल फॉर सेल टू सेल कम्युनिकेशन। हार्ट के हर सेल को दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जिन जंक्शंस की जरूरत है वो इंटरकलेटेड डिस्क हैं। बेसिकली कैटायंस बहुत ज्यादा फ्लो में यहां से गुजर रहे होते हैं, चार्ज हैं,
सो उन्हें इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ये इंटरकलेटेड डिस्क एक जंक्शन, एक चैनल का काम करती हैं। सो अब अगर हम पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि जब हम एक स्लाइड देखेंगे प्रिपेयर्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप तो हमें क्या नजर आएगा? दे आर थिक एंड ब्रांच्ड। ये थिक हैं, इनके ब्रांचेस होती हैं, आप यहां पर देख सकते हैं वेरी क्लियरली। डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट। इनके अंदर डार्क और लाइट बैंड्स भी मौजूद हैं। इसी तरह से दे आर मोनोन्यूक्लिएटेड, बट इफ इंटरकलेटेड डिस्क्स आर प्रेजेंट we can consider them multinucleated. Skeletal muscles. Skeletal muscles जो कि हमारे skeleton को सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी बात की जाए हम इन्हें अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हमें कब अपने बाजू को कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, ये मुकम्मल तौर पर हमारी विल के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। अगेन यहां पर एक स्केलेटल मसल की डायग्राम ड्रॉ की है। सबसे पहले जो चीज हमें बहुत क्लियरली नजर आ रही है वो है सार्कोलेमा मेम्ब्रेन, जो कि इनके बाहर मौजूद है। दे आर मल्टीन्यूक्लिएटेड। आप देख सकते हैं कि एक फाइबर में एक से ज्यादा न्यूक्लियस आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरह से बहुत क्लियर स्ट्राइएशंस हैं, यानी कि बैंड्स हैं जो कि लाइट और डार्क बेंडिंग पैटर्न को शो कर रहे हैं। एक बैंड डार्क है तो दूसरा लाइट होगा, फिर से डार्क है, फिर लाइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर लाइट होगा, और इसी तरह से हर मसल फाइबर के अंदर आप बहुत सारे न्यूक्लियस पर सेल देख सकते हैं। पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए, दे आर मल्टीन्यूक्लिएटेड, dark and light bands are present, sarcolemma is also present. So ये मसल्स थे, उनकी टाइप्स देखी, हमने उनके फंक्शन को देखा और मजीद हम माइक्रोस्कोप में इनकी प्रिपेयर्ड स्लाइड्स को देखेंगे। इसी के साथ हम अपने सेशन के दूसरे पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमने एक स्लाइड को प्रिपेयर करना है जो कि कॉकरोच के लेग मसल की होगी। कौन सी चीजें रिक्वायर हैं? प्लीज हैव अ लुक। प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड ऑफ स्ट्राइटेड मसल ऑफ कॉकरोच, मटेरियल्स मसल ऑफ लेग ऑफ कॉकरोच। जब हमने प्रीवियस सेशन में कॉकरोच की डिसेक्शन की तो हमने उनकी लेग्स में से इन स्केलेटल मसल्स को रिमूव किया और उन्हें प्रिजर्व कर लिया ताकि हम उन्हें अब काम में ला सकें। स्लाइड्स, कवर स्लिप्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर हम अपने स्लाइड को प्रिपेयर करने के बाद विजुअलाइज करेंगे। ड्रॉपर 0.75% NaCl सोल्यूशन। क्यों जरूरत पड़ेगी इसकी? क्योंकि ये मसल के अंदर मौजूद स्ट्राइएशंस को और सार्कोलेमा को बहुत ज्यादा क्लियर कर देता है। एसिटिक एसिड, इसकी क्यों जरूरत पड़ेगी? ये 1% एसिटिक एसिड होता है यूजुअली, और ये न्यूक्लियाई को प्रोमिनेंट करने के लिए होता है, और साथ में हमें ग्लिसरीन भी रिक्वायर होगा। नेक्स्ट बोर्ड पर देखते हैं क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना होगा। प्रोसीजर में इसके कुछ स्टेप्स हैं। एक टीजिंग है और दूसरा माउंटिंग है। टीजिंग नाम से ही पता चल रहा है, हमें मसल फाइबर्स को टीज करना है। उन्हें टीज करना क्यों जरूरी है? ताकि हम उन मसल फाइबर्स को अलग कर सकें। अलग करेंगे तो स्लाइड बनाना आसान होगा और उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करना भी आसान होगा। टीज द मसल लेंथ वाइज, हम नीडल्स की हेल्प से इन्हें लेंथ वाइज अच्छी तरह से टीज करेंगे। सो द फाइबर्स कैन बी सेपरेटेड and place in 0.75% NaCl solution. I have already mentioned कि ये 0.75% NaCl solution क्या करेगा? स्ट्राइएशंस को, बैंड्स को और जो सार्कोलेमा है उसे क्लियर करेगा। आफ्टरवर्ड्स हम माउंटिंग करेंगे। माउंटिंग का मतलब है अब हमें स्लाइड पर क्या कुछ रखना होगा और इसे कैसे प्रोसीड करना होगा। दिस इज नोन एज माउंटिंग। माउंटिंग के लिए हमारे पास एक नीट एंड क्लीन स्लाइड होगी जिस पर हम ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन को ऐड करेंगे।
Take a drop of glycerine on a slide and then transfer muscle fiber. एक या दो हो सकते हैं. Make sure कि आपने इन्हें अच्छे से टीज कर लिया हो. Cover it with the cover slip. Cover slip लगा देंगे. Cover slip हमेशा बहुत gently रखें, 45 डिग्री के एंगल पर रखें और इसे इतनी आहिस्तगी से अपनी स्लाइड पर रखें कि किसी भी तरह के एयर बबल्स प्रोड्यूस ना हो. आप जितना जेंटली इसे रखेंगे उतने ही कम चांसेस होंगे किसी भी एयर बबल के प्रोड्यूस होने के. और एक बात और बता दूं कि अगर आपकी स्लाइड बबल फ्री है तो एक बहुत ही अच्छी स्लाइड की इंडिकेशन है. Afterwards, add 1 to 2 drops of 1% acetic acid. Acetic acid, I have already told you कि ये prominent करेगा न्यूक्लियाई को. So, ये वो स्टेप्स थे जिनको फॉलो करके हम अपने स्लाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं. मजीद हमने मसल्स कहाँ से रिमूव किए? मैंने यहाँ पर लेग ऑफ कॉकरोच को ड्रॉ किया है. कॉकरोच के लेग के डिफरेंट सेगमेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि कॉक्सा है और उसके बाद आपको एक थोड़ा सा थिक पोर्शन फीमर का नजर आ रहा है. वैसे ही कॉकरोच के लेग बहुत ज्यादा थिन होती है, लेकिन फिर भी जो फीमर का पार्ट है यहां से हम इसके मसल्स को रिमूव करते हैं. कॉक्सा और फीमर के दरमियान में एक ज्वाइंट है, हम इसे बेसिकली ट्रोकेंटर कहते हैं. इट एक्ट्स लाइक अ नी. फिर टार्सस और टिबिया, ये आप देख सकते हैं. हम इस फीमर के पोर्शन से बेसिकली स्केलेटल मसल्स को रिमूव करते हैं. अब ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी? हैव अ लुक प्लीज. हम स्लाइड को प्रिपेयर करेंगे, उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे और फिर हम बता सकेंगे दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड. जैसा कि हमारे पास वर्टिब्रेट्स के भी स्केलेटल मसल होते हैं, ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड है. ट्रांसवर्स लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट. इनमें सेम जैसा कि वर्टिब्रेट्स में डार्क और लाइट बेंडिंग पैटर्न मौजूद है, इनमें भी होगा. बट एक डिफरेंस क्या है कि ये लाइट और डार्क बैंड्स वाइडर होते हैं, इनमें फासला थोड़ा ज्यादा होता है. अगर हम इन्हें कंपेयर करें किसी भी जो है वो वर्टिब्रेट के स्केलेटल मसल के साथ, जैसे कि हमारे पास फ्रॉग के स्केलेटल मसल हों और हमारे पास एक इनवर्टिब्रेट कॉकरोच के स्केलेटल मसल हों, तो हम बता सकेंगे कि जो कॉकरोच के स्केलेटल मसल हैं दे आर मोर वाइडर. यहां तक हमने अपनी स्लाइड को प्रिपेयर करने का मेथड भी देख लिया. अब हम अपनी लैब में चलते हैं. पहले अपनी प्रिपेयर्ड स्लाइड को विजुअलाइज करेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल प्रिपेयर अ स्लाइड ऑफ स्ट्राइटेड मसल ऑफ कॉकरोच. ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम अपनी लैब में हैं और अब हम बारी बारी प्रिपेयर्ड स्लाइड्स को स्टडी करने जा रहे हैं. इस पर्पस के लिए मेरे पास ऑलरेडी आप देख सकते हैं प्रिपेयर्ड स्लाइड्स मौजूद हैं और हम एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्हें विजुअलाइज करने जा रहे हैं. एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में इसके डिफरेंट पार्ट्स भी आपको बता चुकी हूँ. फिर से इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए और आपकी याद दहानी के लिए. सबसे पहले अगर मैं इसके फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो इसे हम इसका ऑक्यूलर या आई पीस कहते हैं. ये डिफरेंट पावर्स के हो सकते हैं, 5x, 10x, 15x. हमने इन्हें अपनी आसानी के लिए बनाया है. जिस भी तरह का ऑब्जेक्ट होगा उसी तरह का आई पीस या ऑक्यूलर हमें माइक्रोस्कोप में चाहिए होगा. सेकेंड पार्ट की बात करूं, इट इज अ मेटालिक ट्यूब. इसे इसकी बॉडी ट्यूब कहा जाता है. इसके अपर एंड पे ऑक्यूलर या आई पीस लगा हुआ है और इसके बिल्कुल नीचे एक रिवॉल्विंग नोज पीस लगा हुआ है. थर्ड पार्ट जो कि इसका रिवॉल्विंग नोज पीस है, इस पर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स लगे हैं. ये ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट पावर के होते हैं. फिर बारी आती है इसके नोब्स की. अ पेयर ऑफ अ नोब विच इज लार्जर इन साइज. ये बिग साइज्ड हैं, रफ फोकसिंग का काम करते हैं. हम इन्हें बहुत जेंटली आगे या पीछे घुमाकर अपने इमेज को फोकस करते हैं. हर वो चीज जो कि स्लाइड पर
मौजूद होगी और इस माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रखी हुई होगी। नोब्स फिर से पेयर में है एंड दे आर स्मॉलर इन साइज। ये एग्जैक्ट फोकसिंग का काम करते हैं या ये शार्प फोकसिंग करते हैं। जब हम रफली अपने इमेज को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद इन्हें बहुत शार्पली फोकस कर लिया जाता है। माइक्रोस्कोप का एक राउंडेड स्टेज है। ये राउंडेड या सर्कुलर भी हो सकता है और ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। इस स्टेज पर पेयर ऑफ क्लिप्स मौजूद हैं। ये क्लिप्स स्लाइड को फिक्स करने का काम करते हैं ताकि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हों तो स्लाइड स्लिप ना हो या स्टेज से गिरे नहीं। सिमिलरली स्टेज के दरमियान में एक होल है जो कि मिरर से आने वाली लाइट को अपने में से गुजरने देगा और फिर लाइट इस बॉडी ट्यूब में आएगी और आफ्टरवर्ड्स इस आई पीस से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकेंगे। इसी तरह से एक नोब जो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, इसे हम इसका डायफ्राम कहते हैं। माइक्रोस्कोप का एक आर्म है जो कि इसको शेप दिए हुए है और तमाम के तमाम पार्ट्स इसके साथ फिक्स हैं। लास्ट पे इसकी बेस या इसका फुट है, इसे हम हॉर्स शू शेप फुट भी कहते हैं और ये पूरी माइक्रोस्कोप का वजन उठाए हुए है। इट इज बेसिकली द हैवीएस्ट बेसल पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप। अब हम स्टेज पर अपनी प्रिपेयर्ड स्लाइड्स को रखेंगे और उन्हें बारी बारी विजुअलाइज करेंगे। मेरे पास स्मूथ मसल की स्लाइड है, मैं इसे स्टेज पर रखने जा रही हूं। क्लिप्स को पीछे हटा देंगे, स्लाइड को स्टेज के सेंटर में रखेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल फिक्स इट विद द हेल्प ऑफ क्लिप्स। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स की हेल्प से हम इसकी फोकसिंग करेंगे और जब इमेज फोकस हो जाएगा तो इसे इन स्मॉलर नोब्स को यूज करके शार्प कर लेंगे। बहुत जेंटली इन्हें आगे या पीछे घुमाया जाता है। आई पीस से हम अपनी स्लाइड पर देख सकते हैं इस पे जो भी स्पेसिमन पड़ा है या जो भी मसल जिस वक्त इस पर मौजूद है वो हमें बहुत ही क्लियरली नजर आएंगे। स्टूडेंट्स, आप इस इमेज में बहुत क्लियरली देख सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड स्लाइड जो मैं इस पर रखने जा रही हूं वो है कार्डिक मसल की। स्टेज पर रखने के बाद हम इसे क्लिप्स की हेल्प से फिक्स कर देंगे। अगेन लार्जर नोब्स और स्मॉलर नोब्स की हेल्प से हम इन्हें फोकस करेंगे और आई पीस से अपनी स्लाइड को विजुअलाइज कर सकेंगे। इसी तरह से जैसा कि हम डिटेल में ऑलरेडी इन कार्डिक मसल्स को पढ़ चुके हैं, आप बहुत क्लियरली इस इमेज में माइक्रोस्कोपिक व्यू देख सकते हैं इन कार्डिक मसल्स का। थर्ड स्लाइड जो हम इसमें विजुअलाइज करेंगे वो है स्केलेटल मसल्स की। As I have told you earlier कि इन स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइटेड मसल्स भी कहा जाता है। अगेन लार्जर नोब्स, स्मॉलर नोब्स जेंटली घुमाकर क्लियर किया जाएगा और आई पीस की हेल्प से अपने स्पेसिमन को हम विजुअलाइज कर सकेंगे। स्केलेटल मसल्स जो कि इलोंगेटेड हैं, सिलेंड्रिकल इन शेप हैं, आप बहुत क्लियरली इस इमेज में इनका माइक्रोस्कोपिक व्यू देख सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी प्रिपेयर्ड स्लाइड्स को विजुअलाइज कर लिया है, अब हम अपनी स्लाइड को प्रिपेयर करेंगे। स्लाइड की प्रिपरेशन में स्टेप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मटेरियल्स आप अच्छे से जानते हैं। मेरे पास कॉकरोच की जो लेग्स हैं वो भी अवेलेबल हैं और
उनके स्ट्राइटेड मसल्स भी मौजूद हैं। आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं हमने कॉकरोच की लेग्स को ट्रीट किया फर्दर ताकि हम इनमें से मसल्स को रिमूव कर सकें। सो मसल्स को रिमूव करने के बाद हम उन्हें प्रिजर्व कर लेते हैं। अगर तो इंस्टेंटली हमें स्लाइड बनानी हो तो हम इन स्ट्राइटेड मसल्स को टीज करेंगे और इन्हें प्लेस कर देंगे इन अ 0.75% NaCl सोल्यूशन और फिर आगे फर्दर माउंटिंग करेंगे। लेकिन अगर इन्हें लंबे अरसे के लिए प्रिजर्व करना हो तो हम इन्हें रेनवायर अल्कोहल में रख देते हैं, जो कि 2 पार्ट वाटर है और 1 पार्ट मिथाइलेटेड स्पिरिट है। हमारे पास ऑलरेडी टीज्ड मसल फाइबर हैं और इन्हें 0.75% NaCl के साथ ट्रीट भी किया जा चुका है। हम सिंपली अपने स्लाइड को इनकी हेल्प से प्रिपेयर करेंगे। मेरे पास एक ग्लास स्लाइड है। सबसे पहले मैं इस पर ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऐड करूंगी। Here I have glycerine. एक ड्रॉप हम अपनी स्लाइड पर डालेंगे। आफ्टरवर्ड्स इन मसल फाइबर्स को, जो कि सिर्फ 1 या 2 होंगे, हम इन्हें लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैमल हेयर ब्रश और विद द फोर्सेप और इन्हें इस ग्लिसरीन के ड्रॉप में रख देंगे या ट्रांसफर कर देंगे। You can clearly see how I transferred muscle fiber from the petri dish. नेक्स्ट स्टेप में इस पर हम कवर स्लिप रखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका मैं यहां पर इजाफा करना चाहूंगी, कवर स्लिप को हमेशा उसके एजेस से उठाइए, कभी भी इसे सेंटर से मत उठाइए, क्योंकि आपकी फिंगर्स पर जो भी डस्ट या डर्ट पार्टिकल्स होंगे वो डायरेक्टली इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे और जब आप इसी कवर स्लिप को कवर करने के लिए यूज करेंगे अपना स्पेसिमेन पर तो वो आपको क्लियर नजर नहीं आएगा। सो हमेशा इस कवर स्लिप को एजेस से उठाइए और उसके बाद बहुत जेंटली 45 डिग्री के एंगल पर इसे प्लेस कर दें अपनी स्लाइड पर। सो एक कॉर्नर स्लाइड पर रखते हुए विद द हेल्प ऑफ नीडल मैं इसे बहुत जेंटली नीचे रखूंगी और छोड़ दूंगी। थोड़ा सा प्रेस किया जा सकता है। आफ्टरवर्ड्स एक्स्ट्रा ग्लिसरीन को ब्लॉटिंग पेपर की हेल्प से रिमूव कर लें। इसके एजेस को क्लियर कर दें। अब हम इस पर डालेंगे 1% एसिटिक एसिड। इसके 1 या 2 ड्रॉप काफी होंगे। ये हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे स्केलेटल फाइबर में मौजूद न्यूक्लाई को प्रोमिनेंट करने में हेल्प करेगा। एसिटिक एसिड का 1 ड्रॉप हम इस पर ऐड करेंगे। स्लाइड के एक एज पर मैंने ड्रॉप ऑफ एसिटिक एसिड ऐड कर दिया है। हम वेट करेंगे एटलीस्ट फॉर 1 मिनट एंड आफ्टरवर्ड्स वी कैन विजुअलाइज द स्लाइड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें हम अपने स्लाइड को रखेंगे और विजुअलाइज करेंगे।
हम अपने प्रिपेयर्ड स्लाइड को इसके स्टेज पर रखेंगे और क्लिप्स की हेल्प से उसे फिक्स कर देंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अगेन विद द हेल्प ऑफ लार्जर नोब्स जो कि रफ फोकसिंग का काम करते हैं और अ पेयर ऑफ स्मॉलर नोब जो कि एग्जैक्ट फोकसिंग करते हैं या शार्प फोकसिंग करते हैं, हम इन्हें बहुत ही जेंटली आगे या पीछे घुमाकर अपने इमेज को क्लियर करेंगे और इसके आई पीस से अपनी स्लाइड को देखेंगे। हमने कॉकरोच की स्ट्राइटेड मसल्स की एक स्लाइड प्रिपेयर की है। आप इस डायग्राम में इसका बहुत ही क्लियर माइक्रोस्कोपिक व्यू देख सकते हैं। डिफरेंस क्या है इन स्केलेटल मसल्स में कि इनके डार्क और लाइट बैंड थोड़े से वाइडर हैं अगर हम इन्हें कंपेयर करें विद द वर्टिब्रेट स्केलेटल मसल। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो इस तरह से हमने अपनी स्ट्राइटेड मसल की एक स्लाइड को प्रिपेयर किया, उसे विजुअलाइज किया और हमने उसके रिजल्ट्स को कंक्लूड किया। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच।